यहाँ से इसका ना नेम स्टोर हो जाएगा, स्ट्रिंग लगाकर आप कोई से भी स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। जैसे सेल्फ डॉट नेम, कर्ली ब्रेसेस में आएगा, कर्ली ब्रेसेस सेल्फ डॉट नेम, और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट के ऐसे ही बना दिया। अच्छा पहले मैं इतना कोड रन करके देख लेता हूँ, पहले डिलीट वाला बाद में समझते हैं पहले। चीजें मौसम में आप कर दो लाइव बेहतर रहेगा ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग बनी रहे, पता नहीं मेरे पास रिकॉर्डिंग का वो ऑप्शन है डिसेबल रहेगा। अच्छा ठीक है, आपके सामने आउटपुट शो हो रहा होगा यहाँ पर, मैं एक तरह जूम भी कर देता हूँ। मैं कर रही हूँ रिकॉर्ड। अच्छा जो भी रिकॉर्ड कर रहा है कर ले। अच्छा यहाँ पे आपको आउटपुट शो हो गया होगा कि मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, सही है। सेल्फ के थ्रू मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया, यही मैंने था नाम प्रिंट कराया था। कहाँ गया? यहाँ पे, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अगर मैं इसको पहले मैं ट्राई करता हूँ तो सेल्फ कीवर्ड के बगैर क्या डन करेगा या नहीं करेगा। ठीक, इसने एरर दे दिया यहाँ पर। मैं इसको यहाँ पे हटा के दिखा देता हूँ फिलहाल, रन कर रहा है नहीं कर रहा है चेक कर लेते हैं। अच्छा कर रहा है भाई, विदाउट सेल्फ भी रन करता है। सही है, नीचे मैंने क्या नोट करी, चाहे विदाउट सेल्फ भी रन कर लेगा। एक मिनट ऑब्जर्व करिए आज। सही है, पहले तो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा यहाँ पे रेफरेंस नोड को इसलिए दिखा रहा है, पहले भी बना हुआ है ऑलरेडी, सही है। अब मैं इसको यहाँ पे डिलीट का फंक्शन रन करूंगा। अब डिलीट का फंक्शन में भी ये रिजर्व कीवर्ड है EL का। हाँ बोलो। हाँ हमसे भाई 2 मिनट रुक जाए, ये मौसम भाई लाइव कर लेना, देन उसके बाद स्टार्ट। जब तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले, तब तक लाइव हो जाए ताकि रिकॉर्डेड सेशन हमारे पास पड़ा रहे। जी आप लोग कंटिन्यू रखें, मैं 2 मिनट में इसको लाइव कर दूँ। चलो ठीक। हाँ कोडिंग हमजा भाई अपनी गिटहब शेयर करते हैं, उसको लिख के आते हैं। हाँ कंटिन्यू करें आप। अच्छा अब ये जैसे आप इनिट इनिशियलाइज हमने ऑब्जेक्ट कर दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा बन गया, इनिशियलाइज हो गया ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ से वैल्यू पास करी, मैं यहाँ से कोई भी वैल्यू पास कर सकता हूँ। मैंने भी अपना नाम करा है तो यहाँ से यहाँ पे पास हो जाएगा हमजा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अब बाकी है डिलीट की। अच्छा ये रेफरेंस काउंट, ये एडिशनल ये काम है, करना है तो कर ले, चेक करना है कि ऑब्जेक्ट कितनी बार क्रिएट, इसका रेफरेंस कितनी दफा क्रिएट हुआ। सही है। अब हमारी जो मेन चीज है वो है इनिशियलाइज और डिलीट। सही है। अब डिलीट का मैसेज, अच्छा ये भी रिजर्व कीवर्ड है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिलीट है, ये ऑटोमेटिक सारे काम करेगा, आपको बार बार कॉल नहीं करना पड़ेगा। सही है। तो अब हमने इसका मैसेज का कुछ नहीं करा, इसमें सेल्फ पास कर दिया, सेल्फ डॉट नेम जो मेरा नेम है उसको ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिया, सिंपल एज दैट। यहाँ पर ही मैंने डिलीट इस कीवर्ड से सब वाकिफ होंगे डिलीट का। सही है, तो मैंने सिंपल अपने जो ऑब्जेक्ट था इसको डिलीट करा दिया। और लास्ट में मैंने इसको जीसी जो मैंने इंपोर्ट कराया था, तो उसके अंदर से कलेक्ट का मेथड होता है, उसको मैंने कॉल करा दिया। इसका मतलब जो आपका डेटा है जो डिलीट हुआ है वो आपका गार्बेज कलेक्शन से या पूरे सिस्टम से आपका डिलीट हो जाएगा इस मेथड को कॉल करने से ऑटोमेटिकली। अब जब मैं कोड रन करूं, मेरा ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट हुआ, मुझे रेफरेंस मिला, और अभी यहाँ से डिलीट भी हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका पूरे आपके सिस्टम से कोई लिंक नहीं है, पूरा ऑब्जेक्ट अब ऑप्शनली डिलीट हो गया आपके सिस्टम से। आई होप के थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आया होगा आप लोगों को, तो बताइए आगे चलें फिर। माइक ऑन कर लिया करें, कुछ अगर बोलना हो तो टाइप नहीं करा करें। चलें, डिलीट से रिपीट, ओके ठीक है। डिलीट कुछ भी मैं दोबारा से रिव्यू कर देता हूँ। हमने जीसी इंपोर्ट कराया, जीसी क्यों कराया, गार्बेज कलेक्टर है ये। सिस्टम सिस्टम ये कराए ना कराए बात एक ही है, सिर्फ इसके लिए यूज करा हमने कि रेफरेंस काउंट देख सकें मेरा इंस्टेंस कितनी दफा क्रिएट हुआ है। सही है। अब अब मैं क्लास बनाई, क्लास का कीवर्ड है क्लास, और यहाँ पे कोई भी नाम रख देते हैं, एबीसी कुछ भी रख सकते हैं। अब
फंक्शन किससे बनता है, डेफ से, और ये अंडरस्कोर इनिट, ये मेथड है पूरा, ये एज इट इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक बिहेव करेगा इस मेथड को कॉल करने से। इसके अंदर मैंने पैरामीटर पास कर दिया सेल्फ का और नेम का। सेल्फ एक कीवर्ड है जो आपके इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यूज होता है, और उसके बाद मैंने एक नेम पास कर दिया कि मुझे नेम एक्सेस करना है। अब मैंने इसको एक्सेस कैसे करूंगा, सेल्फ सेल्फ डॉट लगाकर जो मेरा पैरामीटर है वो मैं यहाँ पास कर दूंगा, सेल्फ डॉट नेम, ये चीज। ये अच्छा एक बात बता दूं, ये ऑब्जेक्ट है, ये अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं। इसके अंदर मैंने पास कर दिया नेम, या आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे हमजा लिखते हैं हमजा लिखते हैं, सही है। तो यहाँ पे मैंने ये सेल्फ नेम नेम पास कर दिया। माइक बंद कर लें प्लीज, थैंक यू। अच्छा, यहाँ तक हो गया क्लियर, आगे बढ़े। अब डिलीट की बारी। सेम कुछ नहीं करा, एक फंक्शन सेम बनाया टैग का डिलीट। अब यहाँ पे रिजल्ट डीप कीवर्ड डिलीट का, क्योंकि मैं सिस्टम से अपने रैम से पूरा जो कलेक्शन है मेरा, इसका कॉन्सेप्ट कैशे से मिलता है, जो अपने लास्ट क्वार्टर में पढ़ा था, इसका कैशे क्लियर है तो उसका गार्बेज कलेक्शन में भी इशू नहीं होगा। तो अब मैंने डेल का कीवर्ड कॉल करा, डेल का मेथड कॉल करा, उसके अंदर सेल्फ पास कर दिया। सेल्फ वैसे कोई काम तो नहीं है, मैंने अभी देख लिया, इसको मैं और स्टडी कर लूंगा कि क्यों ऐसा हुआ है, शायद अपडेट आई है कोई इस वजह से। सेल्फ, फिर वही काम करा, मैं प्रिंट करा दिया सेल्फ डॉट नेम, जो भी आपको नेम मिलेगा इस जगह से, जो भी आपको मिलेगा वो आप उसका ऑब्जेक्ट डिलीट कर देंगे, सही है। अब मैं यहाँ पे नाम पास कर रहा हूँ, पास कैसे करते हैं, एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो किसी भी नेम से वेरिएबल है, माई क्लास, माई क्लास क्या है, ये भी मैंने क्लास बनाई थी, इसको इसके अंदर जो नेम की है, ये क्लास के अंदर है, तो मुझे क्लास को कॉल करना लाजमी है। क्लास कॉल करूंगा मैं, देन अपना नाम यहाँ पास कर दूंगा, कोई भी एक्सरसाइज जो भी ऑब्जेक्ट मुझे कराना है मैं इसको पास कर दूंगा। ये चीज एडिशनली है, करने से पता चलता है कि आपका इंस्टेंस कितनी दफा क्रिएट हुआ। इस मेथड को कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं और यार ड्यूटर्स भी कहते हैं, सही है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करा दिया डिलीट के कीवर्ड से। डिलीट का कीवर्ड क्या करता है, आपको आपने क्लास में भी पढ़ा था कि वो वैल्यू को डिलीट कर देता है अगर उसको मिलती है तो। उसने डिलीट कर दिया, और यहाँ से हमने जीसी का मेथड कॉल करा, उसके जीसी और उसके अंदर कलेक्ट का मेथड यहाँ पे कॉल कर दिया। इससे क्या होगा कि आपका जो गार्बेज कलेक्शन है वो वहां से डेटा को गेट करेगा और उसको पूरा आपके सिस्टम से रिमूव कर देगा। अब बताइए किसी को कोई इशू है या नहीं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ मेरा। ताकि मैं थोड़ा सा कि जी और थोड़ा इसको सेल्फ का जो है ना, इसको प्रॉपर वे में डिफाइन करें इनिट और सेल्फ स्ट्रक्चर को। जो आपने एक्सप्लेनेशन दी वो जो है सही नहीं है। क्या बोला आपने, मैं सुना नहीं, दोबारा बोलिएगा। ये जो इनिट और सेल्फ का आपने डिफाइन किया ना, उसको प्रॉपर वे में आपने डिफाइन नहीं किया, तो समझ में नहीं आता किसी को किस अंदाज में आपने बताया उसको, चले थोड़ा आसान अंदाज में समझा दें। मैं दोबारा समझा। कंस्ट्रक्टर होता है ना ये इनिट। इसको ड्यूटर्स भी कहते हैं। मतलब ये अच्छा, इनबिल्ट कीवर्ड्स है हमारे पास, इनिट और डिलीट, ये इनबिल्ट फंक्शंस। ये इनबिल्ट फंक्शन, जी बोलिए। मतलब इनिट और डेल से जो डंडर्स है, इससे मुराद आपकी ये कि इनिट एक बिल्ट इन पाइथन का मेथड है जो हमें ऑब्जेक्ट बना कर देता है क्लास को। जी जी बिल्कुल, ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेगा, बिल्कुल। कोई एक बिल्ट इन चीज है जिसको हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जी लेकिन बिल्कुल, बिल्ट इन चीज है जिसको हम ऑब्जेक्ट डिलीट कराने के लिए इस्तेमाल डिलीट कर, करेंगे। ठीक है, सकते हैं कि डिलीट को अगर हमने यूज करा तो हमने उसके जो वर्किंग है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन डिलीट तो उसका जो काम है डिलीट करना वो तो है, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि जब आप डिलीट करोगे तो ये प्रिंट भी करवा देना साथ में। जी जी बिल्कुल, सही बोला आपने, यही है बिल्कुल। मैं अगेन यहाँ पे मैंने इसमें भी लिख दिया ये यूनिट इनिट आप कंस्ट्रक्टर भी है और ड्यूटर भी है। और इसका क्या मकसद है कि आपका जो इंस्टेंस बन रहा है उसको इनिशियलाइज करें। जैसे आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसका कोई स्कोप होता है, जब तक आप उसको डिफाइन नहीं करेंगे उसकी वैल्यू एक्सेस भी नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लास के अंदर हमारे पास एक मेथड मिलता है इनिट का, ये चीज अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, ये क्या करता है, ये आपको उन वेरिएबल्स का एक्सेस दे देता है जो इस क्लास में यूज होंगे। आप उसको कहीं पे भी इस क्लास के अंदर उसको प्रिंट करा सकते हैं जहाँ पे आपको नीड हो। जब तक आपका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं होगा आप उसकी वैल्यू ऐड नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप उसको एक्सेस भी नहीं कर सकते। इनिट इनिट का कॉन्सेप्ट आया थोड़ा सा, और इन्होंने बोला था, बताएं। भाई मुझे तो पहले से क्लियर है, मैं चाह रहा था कि आप जो दूसरे समझ रहे हैं उनको जरा प्रॉपर वे में डिफाइन करें, और अभी भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो मैं बता रहे हैं।
अच्छा मैं डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है सर, अगर आप agree- बताए अच्छा बताए। भाई सबसे पहले तो सेल्फ का कीवर्ड जो होता है ना, जिस तरीके से टाइपस्क्रिप्ट में हमने पढ़ा था, जिसका कीवर्ड वही चीज है, ये सेल्फ जो है वही काम करता है, दिस वाला काम करता है, ठीक है। अच्छा सेल्फ का कीवर्ड लगा क्यों रहे हैं अब हम? भाई सेल्फ का कीवर्ड इस वजह से लगा रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट में भी आपने पढ़ा होगा, क्लास हमारे पास क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट होती है, एक नक्शा बना हुआ होता है कि भाई हमने इस तरीके से काम करना है, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, जब तक आपका जो है वेरिएबल बनेगा नहीं, ठीक है, मेमोरी में कैसे जाएगा, और मेमोरी को कैसे पता होगा कि फला चीज जो है मेरे पास पड़ी है और उसको मैंने प्रिंट करवाना है? तो ये जो होती है ना, ये हमारे पास इसकी होती है, इसकी एक्टिव हालत नहीं होती, इसकी पैसिव हालत होती है, यानी एक जो है चीज सिर्फ लिखी हुई है, उसको अभी तक हमने यूज नहीं किया, और जब तक हमने यूज नहीं किया ना, तो हमारे पास मेमोरी में वो कैसे जाएगी? तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सेल्फ का कीवर्ड लगाते हैं, ठीक है, सेल्फ डॉट नेम करके हम इस तरीके से इसका कीवर्ड लगाते हैं, ताकि उसको पता चले कि अच्छा भाई ये सेल्फ डॉट नेम जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, अच्छा ये क्लास में जो हमने डिफाइन किया इनिट के फंक्शन में यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, उसका इंस्टेंस, जैसे कि सर ने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माई क्लास, और उसमें हमजा का नेम पास किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये इसकी एक्टिव हालत है, यहाँ पर एक्टिव हो गया, क्यों? क्योंकि जो माई क्लास का सारा काम था, उसके सारे जो फंक्शंस डिफाइन किए गए थे ना, वो ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए। अब हाँ, आप इसको कहीं भी कॉल कर सकते हो, ये आपकी एक एक्टिव हालत हो गई, ये चीज एक मेमोरी में वेरिएबल बन के सेव हो गई। अब उसको पता है कि भाई सेल्फ सेल्फ के साथ जो नेम आ रहा है वो क्या है और क्या चीज है, ठीक है। लेकिन जब तक हम क्लास डिफाइन कर रहे हो तो उसको नहीं पता होता कि भाई ये नेम क्या चीज है, किस बला का नाम है, ये कहाँ पर है, तो इसका कोई रेफरेंस नहीं होता हमारी मेमोरी में। तो इस वजह से हम सेल्फ का कीवर्ड यूज करके बताते हैं कि भाई ये जो फला फला जगह पे ऊपर ये लिखा हुआ है ना, इसको हम बता रहे हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू है कि ये ऐसी ऐसी वैल्यू होगी। तो इस वजह से हम सेल्फ को यूज करते हैं। इसके बाद आप बात कर ले इनिट की और डेल की, तो बेसिकली ये डुंडर्स भी कहलाते हैं हमारे पास, और कंस्ट्रक्टर भी होते हैं। अच्छा अगर डेल को अभी हम थोड़ा सा साइड करें, पहले इनिट को देखते हैं, ठीक है। तो इनिट क्या है, बेसिकली कंस्ट्रक्टर का मेथड है। अब ये यूज क्यों होता है भाई, ये इसलिए यूज होता है ताकि जो चीज हमने डिफाइन की है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि भाई यूजर जो भी वैल्यू देगा ना, हम उसको लिखेंगे, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम ये हमारे वेरिएबल का नाम आ जाएगा। सेल्फ क्यों लगाया हुआ है, मैंने आपको फिर से बताया, सेल्फ इसलिए लगाया हुआ है ताकि हम उसको बता सके कि भाई ये वेरिएबल आगे जाके बनेगा, ठीक है, अभी नहीं बन रहा है, ये आगे जाके बनेगा, ठीक है। अगर हम इस तरीके से देखें लिखेंगे तो ये जो है एरर देगा, क्यों? क्योंकि ये पाइथन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, बिल्ट इन मेथड्स के कहलाते हैं। जी जी ये जो सेल्फ से मुतालिक आप बात कर रही हैं, सेल्फ उस क्लास को रिप्रेजेंट करता है जिस क्लास के अंदर वो कंस्ट्रक्टर बना है इनिट के साथ करके, वो उस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए सेल्फ यहाँ पर लिखा गया है। उसके साथ दूसरे हम पैरामीटर्स देंगे जो साथ में जो भी होंगे उसके अंदर जो भी क्लासेस में इस्तेमाल होने हैं, मगर सेल्फ उस क्लास को खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, कहीं आगे उसका इस्तेमाल करने के लिए सेल्फ को इसमें डाला जाता है। ये उसी तरह से जो आप कह रही हैं दिस का इस्तेमाल जो हम करते हैं टाइप्स के उसमें, तो ये सेव वही है, मगर यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है पाइथन में इस्तेमाल में। सबको क्लियर है? सर ने काफी अच्छे से जो है समझाया है, आप लोगों को क्लियर है? जी क्लियर है। अच्छा बाकी और बोलो कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सेल्फ से हम वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स, मेथड सारी चीजें कॉल कर सकते हैं जो क्लास के अंदर। जी बिल्कुल, एंड स्पेशल थैंक्स तो आपका जिन्होंने इसको एक्सप्लेन करा था। मैं आपका नाम भूल गया, अमजद शायद, सर अमजद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। और अच्छा, अब किसी को कोई मसला है तो बताइए यहाँ पर, वरना आगे मूव करें। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बताइएगा जरा। आई थिंक ये कर लेते हैं, ज़्यादा easy है। पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, तो मिस कंटिन्यू करें। मिस अरीबा, सर मैं यही हूँ। कंटिन्यू करें। अच्छा जी, अब चले थे हम पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस की तरफ, ठीक है। अच्छा अब ये क्या चीज है भाई, ये पाइथन में जो है ना बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एक टेक्निक है, ठीक है, पास बाय वैल्यू की और पास बाय रेफरेंस की। अच्छा पास बाय वैल्यू, सबसे पहले तो ये समझें कि पास बाय वैल्यू किस चीज के लिए यूज होता है, ठीक है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, इंटीजर, स्ट्रिंग, ठीक है, फ्रोजन सेट्स, इसको अभी फिलहाल जहन में रखें। किस तरह यूज होता है, कैसे यूज होता है, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद है पास बाय रेफरेंस।
ये किस चीज के लिए यूज होता है, ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, जैसे कि लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, ये चीजें, ठीक है। अच्छा, पास बाय वैल्यू में, अच्छा आप लोगों को सबको कोड क्लियर है? सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं? मर्जी है आपकी, वैसे अभी कोड समझाएगा भाई जिनको क्लियर होगा। चले ठीक है। अच्छा, पास बाय वैल्यू में क्या होता है, देखें पास बाय वैल्यू में ये होता है कि जो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारे, जैसे कि हमारी हो गई हमारे स्ट्रिंग हो गए, इंटीजर हो गए, ठीक है, ये सारे। अच्छा, इसमें जो है ना स्कोप देखा जा रहा होता है। हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू है, हमने एक जो है डिफाइन करा वेरिएबल, ठीक है, उसको हमने प्रिंट करवा के देखा यहाँ पर, ठीक है, बिफोर फंक्शन और नंबर को। अच्छा, इसके बाद वही हमने चीज जो है अपने जो है फंक्शन के अंदर डिफाइन की, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 10 करके। अच्छा, इसके अंदर डिफाइन की है, इसका स्कोप कुछ और हो गया है, ठीक है, इसका फंक्शन स्कोप आ गया है, ठीक है, फंक्शन के अंदर है तो इसका अलग स्कोप आ गया। अब इसके बाद हमने मॉडिफाई वैल्यू नंबर को जो है प्रिंट करवा के, और उसके बाद जो है आफ्टर फंक्शन की जो है वैल्यू लिखी, ठीक है। अच्छा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप लोग के जो क्वेश्चन हो आप लोग कर लीजिएगा। के बाद हमने रन करवाया। अच्छा, जब भी इम्यूटेबल चीजों को आप रन करवाएंगे, ठीक है, पास बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने इम्यूटेबल जो है डेटा टाइप दी यहाँ पर नंबर, ठीक है, आपने वो फंक्शन में भी पास कराया, फंक्शन में चेंज भी करवाया, लेकिन वो आपका फंक्शन के अहाते तक ही, फंक्शन के स्कोप तक ही चेंज रहेगा। फंक्शन से बाहर जो है ना, फंक्शन से बाहर जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि पाइथन क्या करता है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स की जो है ना एक कॉपी बनाता है, और कॉपी बना के जो है फंक्शन में दे देता है। जब वो कॉपी बना के जाती है ना उसमें, तो वो उस कॉपी के अहाते तक ही रहता है फंक्शन के अंदर, यानी कि जो चेंजेस किए होते हैं वो फंक्शन तक ही रहते हैं, बाहर वाले वेरिएबल पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है पास बाय वैल्यू का। पहले ये क्लियर हुआ तो बताएं, फिर आगे चले। स्कोप तक ना, फंक्शन के स्कोप तक रहेगा अहाता। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट इन्होंने बहुत अच्छे से दिया है, और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को भी पहले से आता था कि वेरिएबल की एक जो है लाइफ टाइम होती है, एक ग्लोबल स्कोप होता है, एक लोकल स्कोप होता है, इसका सबको आइडिया है। अब जब मैंने फंक्शन इसके अंदर डिफाइन करा, ये लोकल है या ग्लोबल है? ये ऑब्वियस सी बात है, लोकल। इस फंक्शन, ये लोकल है, सही है, ये लोकल है, इस फंक्शन की बॉडी इससे किसी फंक्शन के अंदर ये एग्जीक्यूट हो सकता है खाली। अब अगर मैं इसको जैसे यहाँ प्रिंट करवाना चाहूँ ना, इधर इसको प्रिंट मैं इसको एक्स करा दूँ, देखें ये रोल क्या, ये सी एक्स इज नॉट डिफाइंड, यानी इसको स्कोप ही नहीं मिला, ये चीज डिफाइंड ही नहीं है पहले से। इसके कंपेरिजन यहाँ प्रिंट करा दूं, जो कि हो भी रही है यहाँ पर, ये तो इसका हमें पता चला यहाँ पे दो चीजें आपको कवर हुई है, एक तो ग्लोबल लोकल का स्कोप डिफरेंस भी हमें पता चला। अब जैसे ये नंबर 5 है, ये हमारे लिए अभी इस केस में क्या बना हुआ है, ये ग्लोबल है, इसको पूरे एप्लीकेशन में कहीं पे भी एक्सेस करूँ ये मुझे आउटपुट देगा। अगर मैं इस एक्स को कंपेयर करूँ, क्या मैं इसको यूज करूँ, जैसे ये 4 लाइन पे बना हुआ, मैं इसको 20 या 500 लाइन पे यूज करूँ, तो ये एरर देगा कि उसको मिलेगा ही नहीं कोड। सही है, इसका कॉन्सेप्ट ये भी होता है, समझ में आई आपको बात? अच्छा, अब कोड किस तरीके का, थोड़ा उसको समझ लेते हैं फिलहाल के लिए, कि मैंने पहले फंक्शन बनाया, कोई कुछ बोल रहा है? नहीं, ठीक है, आप कंटिन्यू करें। दादा, मैंने एक फंक्शन बनाया, उसका किसी भी नाम से, उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया एक्स का, कोई सा भी कीवर्ड ले सकते हैं। अब एक्स एक वैल्यू पास करी मैंने 10। अच्छा, हमारे पास म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का डिफरेंस आता है, ये इंटीजर स्ट्रिंग या हमारे पास इम्यूटेबल टाइप है, मतलब ये चेंज नहीं हो सकती। अब मैंने सिंपल इसको प्रिंट करा, ये फंक्शन के अंदर है, सही है। अभी फंक्शन कॉल नहीं हुआ, जस्ट मैंने इसको इनिशियलाइज करा है फंक्शन को। हाँ, कोई एक्स की वैल्यू आएगी जब फंक्शन कॉल होगा, वो एक्स की वैल्यू 10 होगी। अब अब दूसरा, मैंने एक ग्लोबल, इसको ग्लोबल वेरिएबल बनाया नम के नाम से, तो 5 स्टोर करा दिया। अब मैंने कुछ प्रिंट लगा, एक प्रिंट था जो कि नंबर को कॉल कर रहा है, सही है। अब दूसरा, अब मैंने यहाँ पे फंक्शन पास कर दिया, इस लाइन में देखें, यहाँ पे मैंने फंक्शन पास करा ये वाला, इसके अंदर मैं कोई सा भी आर्गुमेंट ले सकता हूँ, जरूरी नहीं यहाँ पे मैंने एक्स पास करा तो मैं एक्स ही कर लूँ, तो मैं कोई भी पास कर सकता हूँ नम, सही है। और ये एक मैंने आफ्टर फंक्शन भी लगा दिया कि पता चलेगा फंक्शन के बाद इसका स्कोप कैसा रहा। तो जो इसका आउटपुट है वो आपके सामने है। पहले इसने 5 प्रिंट करा बिफोर फंक्शन, क्योंकि ये वाली लाइन रन करी। अब हमने फंक्शन कॉल करा इसके बाद वाली लाइन में, सही है। अगर ये रेफरेंस होता, हमने अभी वैल्यू पास करी, पास बाय वैल्यू, अगर ये रेफरेंस होता तो
फंक्शन में तो ये 10 की वैल्यू थी और आफ्टर फंक्शन 5 हुई। अगर ये रेफरेंस वैल्यू होती तो यहाँ पर भी 10 प्रिंट होता, क्यों? वो ओवरराइट हो जाता। अभी हमने वैल्यू ये स्कोप लोकल और ग्लोबल का डिफरेंस ये होता है, इसने वैल्यू को ओवरराइट नहीं करा। जैसे फंक्शन में 10 थी तो 10 आई, और ग्लोबल में हमारे पास 5 था तो प्रिंट में 5 ही आया। बताइए, क्लियर हुआ? पास बाय वैल्यू क्लियर हुआ? यार अगर कोई फॉर एग्जांपल ग्लोबल लेवल पर कोई वेरिएबल बना होगा तो उसको अगर हमें किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर चेंज करना हो, वैल्यू असाइन करनी हो तो करीब आप रिप्लाई कर रही है। सर आप बताएं। अच्छा, हम यहाँ पे एक्सेस करके देख लेते हैं। बहरहाल मैंने एक नंबर बनाया हुआ है, आप ये कह रहे हैं कि मैं इसकी वैल्यू ओवरराइट कर दूं? मैंने एक फंक्शन से पहले यानी ग्लोबल स्कोप में एक वेरिएबल बना के ग्लोबल में बना लेता हूँ, चलो उसको मुझे सही है। फंक्शन के अंदर मॉडिफाई करना है। एक्स इज इक्वल टू, आप मैं इसको 20 कर देता हूँ, ये कह रहे हैं ना? अब ये एक्स 10 हो गया यहाँ पर, ये कह रहे हैं आप? जी। सही है, इसको चेक कर लेते हैं अभी हम प्रिंट कराकर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये मॉडिफाई तो नहीं होगा? मॉडिफाई नहीं होगा ना? हाँ, नहीं हुआ मैं ना, ये पता। कहना चाह रहा हूँ कि मुझे उस ग्लोबल वाले को ही करवाना हो मॉडिफाई, उसकी ही वैल्यू चेंज करनी हो तो भी क्या? मेरे पास कोई सिनेरियो ऐसा है कि मुझे वो ग्लोबल जो वेरिएबल बना हुआ है उसी को ही चेंज असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो जाएगा। नहीं आई थिंक आप जो है ना नॉन लोकल के जो है कीवर्ड के साथ आप इसको कर सकते ट्राई कर लें। आई गेस शायद एक ग्लोबल करके कीवर्ड होता है मुझे याद हैं। ग्लोबल होता है और एक नॉन ग्लोबल होता है, इससे आप कर सकते हैं। अच्छा, मुझे इसका आइडिया नहीं है। अच्छा फिलहाल के लिए जो है ना हम इतना ही रखते हैं, इसलिए क्योंकि हमें तो समझ आ रही है बात लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आगे यही कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास स्कोप्स में, तो उसमें हम देख लेंगे फिर। अच्छा, अब ये हो गया म्यूटेबिलिटी का, इम्यूटेबल टाइप का। अब इसको हम चेक करते हैं लिस्ट के थ्रू करके। अब रेफरेंस की बात आ गई, इस पहले इनको रेफरेंस का थोड़ा गाइड कर दे। चलो पास बाय रेफरेंस क्या है? देखो पास बाय रेफरेंस ये है, ये पहले तो जो है ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, ठीक है। म्यूटेबल यानी कि लिस्ट हमारे पास हो गई, हमारे पास डिक्शनरी हो गई, ये इन चीजों पे लगता है, ठीक है। अच्छा इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि हम जो भी वैल्यू हमारी देते हैं ना वो क्या होती है, उस वैल्यू का जो है ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस बन जाता है, उस वैल्यू के ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस बन जाता है, वो रेफरेंस पास होता है। पहले वाले में क्या हो रहा था, पास बाय वैल्यू में उसकी कॉपी बन के पास हो रही थी तो उससे कोई असर नहीं पड़ रहा था, ठीक है, बाहर वाले पे। अभी जब हम दे रहे हैं तो अब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो जा रहा है अंदर जो है फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो इस पे क्या होगा कि इसमें अगर हम अंदर भी चेंज करते हैं ना तो बाहर वाले में भी चेंजेस हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस उसके पास है, एक ही जगह ऑब्जेक्ट बना हुआ है मेमोरी में, जब हम उसी में चेंजेस कर देंगे तो बाहर वाले में भी चेंजेस हो जाएंगे। तो इसका छोटा सा यही कॉन्सेप्ट है। क्लियर है सही। सबको? अच्छा, इसको भी एक दफा रन करके देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले कोड समझ लेते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करा, और एक सिंपल वही फॉर मॉडिफिकेशन का एक, मतलब मैंने लिस्ट कॉल करा दी जो मेरे पास इनिशियल लिस्ट थी। उसके बाद मैंने इसमें अपेंड करा। अपेंड क्या करेगा, वो लास्ट में एक नंबर ऐड करेगा, और उसके बाद ये मॉडिफाई हो जाएगा। सही है। अब अब एक लिस्ट बनाई, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर एक लिस्ट बनाई 1 2 3 की। अब मैंने प्रिंट लगाया बिफोर फंक्शन। बिफोर फंक्शन इसकी वैल्यू कैसी थी? पहले ये वाला प्रिंट आएगा आपका, क्योंकि ये फंक्शन की बॉडी अभी कॉल नहीं हुई। मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं। ठीक, देखिए पहले बिफोर फंक्शन चला, इनिशियल जो हमारे पास वैल्यू थी माई लिस्ट की वो आई। सेकेंडली बिफोर मॉडिफिकेशन भी ये सेम ही रहा, क्योंकि अभी तक मॉडिफाई, अभी मैंने यहाँ पे प्रिंट को कॉल करा था फंक्शन को। जब फंक्शन कॉल करा तो अब पहले यहाँ पे ये वाला प्रिंट कॉल हुआ, इसके अंदर इनिशियल लिस्ट बनी हुई है स्टिल 1 2 3। अब क्या हुआ, मैंने अपेंड कराया, यहाँ से मेथड स्टार्ट हुआ अपेंड का। इसने इनिशियल लिस्ट में जाके इसने अपेंड किया 4 को। अब मेरे पास अब मॉडिफिकेशन के बाद एक्चुअल लिस्ट क्या आई 1 2 3 4, और वही आफ्टर फंक्शन भी हमारे पास प्रिंट हुआ 1 2 3 4। जो अब इस केस में हम देख रहे थे, इस केस में हमारे पास 10 नहीं आ रहा था जबकि 5 ही आ रहा था। अगर मैं दोनों आउटपुट को एक साथ हम आपको देखें,
ये डिफरेंस है। एक तो हमने यहाँ पे वैल्यू पास करी थी खाली, इसने चेंज नहीं करा उस वेरिएबल को। अब यहाँ पे मैंने पास करा रेफरेंस पूरा, पूरे मेरे जो लिस्ट है उसका मैंने रेफरेंस पास कर दिया। इनिशियल लिस्ट थी 1 2 3, और जब मैंने उसको मॉडिफाई करा दिया, अपेंड का मेथड मैंने कॉल करा, तो मैंने उसके अंदर 1 4 को भी अपेंड कराया। और जब आफ्टर फंक्शन, जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, तो ये ओरिजिनल में चेंज करा इसने। यहाँ पे इसने ओरिजिनल में चेंज नहीं करा था, यहाँ पे इसने अलग अपने रेफरेंस बनाया था। यहाँ पर इसने ओरिजिनल में जाके अपडेट कर दिया, मॉडिफिकेशन यहाँ पर हो गई। तो ये एक डिफरेंस आता है पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का, एक म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का। बताइए। इसमें जो है क्या डिफरेंस कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये पास बाय रेफरेंस है या पास बाय वो है वैल्यू है? जैसा मिस हरीबा ने भी डिस्कस करा था कि म्यूटेबल डेटा टाइप पे जो है वो आपका पास बाय रेफरेंस होता है। जो आपकी म्यूटेबल डेटा टाइप जैसे लिस्ट, डिक्शनरी, इस पे जब आप कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे तो वो पास बाय रेफरेंस होगा। क्यों वो इनिशियल वो ओरिजिनल में चेंज करेगा जाकर। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट पास करी थी, सही है। अब अगर ये पास बाय वैल्यू होता तो उसका आउटपुट आफ्टर फंक्शन भी 1 2 3 आना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे 4 भी अपेंड हो गया, सॉरी यहाँ पे 4 भी अपेंड हो गया। और जब पुराने वाले हम वैल्यू की बात करें, यहाँ पे मैंने एक इंटीजर पास करा हुआ था 10। अब ये था लोकल स्कोप में, ये ग्लोबल था। अब अगर ये म्यूटेबल टाइप होती तो यहाँ पर भी 10 प्रिंट होना चाहिए था। क्यों? फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन के बाद नंबर यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे भी 10 आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इसका क्या आया? 5। सही, थैंक यू। आगे बढ़े फिर, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा ये स्वाति भाई आप हैं तो बताइए, जी। स्टार्ट करें आप। लगाए फिर हैशिंग एंड रीहैशिंग। अच्छा अच्छा, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको पहले थ्योरेटिकल समझ लीजिएगा थोड़ा सा। स्टार्ट कर। अच्छा वैसे ये टॉपिक ना कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, तो जल्दी करिएगा, टाइम नहीं है। अच्छा, हैशिंग और रीहैशिंग का हमारे पास यहाँ पर टॉपिक आया हुआ है। इस बेसिक इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास यूज में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास ना डेटा साइंस और चीज़ों में यूज में आता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमारे पास यूज होता है। ठीक है। अब अगर मैं हैशिंग की बात करूँ तो हैशिंग मैं आसान लफ्जों में लेके चलूंगा, लॉन्ग टर्म तक मुझे डेप्थ जाना नहीं है। तो सिंपल डेफिनेशन में हैशिंग की आपको बता देता हूँ कि किसी भी डेटा जैसे नाम, पासवर्ड, नंबर को एक छोटी और यूनिक नंबर में ना ये कोड को बदल देता है। अब ये क्या करेगा कि अगर नाम होगा, पासवर्ड होगा, नंबर होगा, तो इसको यूनिक नंबर में ही कन्वर्ट करके अब हैश वैल्यू दे देगा, हैश नंबर दे देगा। ठीक है। ये क्या, ये मैक्सिमम टाइम पे हमारे पास डिक्शनरी और सेट में ऑटोमेटिकली होता है, तो हमें इसको करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप डिक्शनरी और सेट में जब यूज करते हैं तो ये खुद ही उसको हैश वैल्यू असाइन कर देता है, ताकि इन फ्यूचर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स हमारे चेंज ना हो। इसमें एल्गोरिथम्स भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो अभी कोड कोड की तरफ जाएंगे तो उसमें बता दूंगा। अगर मैं अभी इसकी आपको एक एग्जांपल दूं, तो जैसे कि एक स्कूल है, उसमें मेरे 1000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब सब स्टूडेंट्स के नाम अलग अलग है। अब इनमें 3 आ गए हमजा, मिसाल हमजा कर दो, अरीबा कर दो, और साथ में कोई और कर दे, हबीब भाई कर दे। तो स्कूल सिस्टम, अगर स्कूल का मैकेनिज्म पूरा बना होगा तो वो क्या करेगा, अगर कोई बोले कि भाई आप हमजा का रिकॉर्ड मुझे दे दें, तो हमजा का रिकॉर्ड, जाहिर सी बात है एक हमजा होगा नहीं, मुख्तलिफ हमजा होंगे, मल्टीपल लोग होंगे। तो सिस्टम क्या करेगा, उसको एक स्पेसिफिक रोल नंबर देगा। तो रोल नंबर अभी हम क्या समझेंगे, हैश वैल्यू ही समझेंगे। हमारे पास हैश वैल्यू कहलाती है रोल नंबर, क्योंकि हैश वैल्यू भी हमारे पास यूनिक होती है। ठीक है। अब जब सिस्टम को बताया जाएगा कि भाई आप हमजा, या उसको हैश वैल्यू दी जाएगी कि भाई आपकी हैश वैल्यू है 158, आप इसको निकाल के दे देगा। तो जितने भी हमजा होंगे वो उसको टैकल नहीं करेगा, लेकिन जो हमारे पास यूनिक हैश वैल्यू होगी उसको वो फाइंड करके आपको डेटा दे देगा। ठीक है। हमजा का जैसे कि मैंने 158 का बताया, तो 158 आपकी हैश वैल्यू जो होगी वो आपको दे देगा। ठीक है। उसके सारे डेटा, हैश समझ में आया सबको? अच्छा।
अब अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो पाइथन में इसका कहाँ पे यूज आएगा? तो जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं एक अगर नाम ले लूँ, डिक्शनरी डिक्शनरी में मैंने एक नाम ले लिया ब्रैकेट्स में, तो उस नेम पे जो है ना वो ऑटोमेटिकली पाइथन क्या करेगा, हैश बना देगा बैकग्राउंड पर। उसको आपको बनाने की जरूरत ही नहीं होती है, वो खुद ही ये सारा काम कर रहा होता है, डिक्शनरी और सेट। ठीक है। अब मैक्सिमम यूज पाइथन में इसका हमारे पास आता है डेटा साइंस वगैरह के उसमें केसेस में, जैसे कि बैंकिंग वगैरह का जो आर्किटेक्चर होता है पूरे सब कुछ, इनका मैकेनिज्म पूरा चलता है। तो उसमें हमारे पास हैश वैल्यू की जरूरत पड़ती है, और मोस्ट ऑफ टाइम हैश वैल्यू हमारे पास उसी में ही यूज होगी जब हम किसी भी सिक्योरिटी पर्पस रिलेटेड एप्लीकेशंस की तरफ जाते हैं। ठीक है। हैशिंग समझ में आ गई तो मेरी हैश की तरफ बढ़ो। ठीक है। अच्छा, अब रिहैश हमारे पास क्या है, इसको मैं बिल्कुल सिंपल वे में ही लेके चलूंगा, लॉन्ग लॉन्ग की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, रिहैशिंग का मतलब नाम से ही आप लोगों को मतलब इसका पता लग गया होगा कि ये रिहैश करता है, यानी कि आपके पास रीअसाइन करता है। ठीक है। आपकी हैश वैल्यू को ये रीअसाइन करेगा। ये केसेस कब आते हैं, रिहैश का इस्तेमाल कब आता है? ये भी पाइथन खुद ही करता है, आपको करने की जरूरत नहीं होती है, ये पाइथन खुद ही करता है। लेकिन इस टॉपिक का जो है ना, टॉपिक को समझना लाजमी। अब फॉर एग्जांपल मैंने हैशिंग की हुई है किसी भी उसमें। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास है 10 लोकर, ठीक है, 10 लोकर है मेरे पास, और उसमें हमजा ने नंबर 2 लोकर बुक कर दिया। ठीक है। एंड अब कोई और आया अली के नाम से, उसे भी लोकर नंबर 2 चाहिए। अब हमजा को भी लोकर 2 चाहिए एंड अली को भी लोकर 2 चाहिए। तो इस मैकेनिज्म में क्या होगा, इसका क्लैश आ गया कि एक लोकर हम दो को असाइन नहीं कर सकते। अब हैशिंग भी सेम इसी तरह काम करती है कि अगर पाइथन के अंदर सेम हैशिंग का क्लैश आ जाए तो वो क्या कर देगा, वो उसको रिहैश करके या तो टेबल का साइज बड़ा कर देगा, या फिर उसको जो है नहीं रिहैश वैल्यू असाइन कर देगा। ठीक है। अब इसमें अगर मैं एग्जांपल की तरफ, आपको लॉकर्स का मैं एग्जांपल बताया, तो ये क्या करेगा कि जिस तरह फॉर एग्जांपल अब मैंने कहा ना कि अली बोलेगा कि मुझे भी लॉकर 2 चाहिए, हमजा बोलेगा मुझे भी लॉकर 2 चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम आ गई, यानी क्लैश हो गया, दोनों वैल्यू सेम हो गई। तो सिस्टम की तरफ अगर हम जाए तो सिस्टम आपको रिटर्न में क्या देगा कि भाई सॉरी, मेरे पास जगह नहीं है, चलिए या तो हैश करते हैं, नई तरीके से हैश बनेगा, और या फिर क्या करेगा, मजीद लोकर्स ऐड कर देगा, यानी मजीद टेबल ऐड कर देगा। ये डिक्शनरी और सेट के अंदर खुद ही ये सारा काम होता है, हमें करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अगर मैं आपको एक फीचर इसके बता दूं कि फीचर क्या है, तो हैशिंग का जो है डेटा को एक शॉर्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। रिहैश क्या करता है, जब जगह कम हो या क्लैश आ जाए, नई हैशिंग दोबारा कर देगा, यानी उसको नई हैश वैल्यू असाइन कर देगा खुद ही। अब हैशिंग में क्या दूसरा फीचर क्या आएगा हमारे पास, फास्ट एक्सेस, डेटा सिक्योरिटी और सर्चिंग। कि सर्च हो, फास्ट एक्सेस होगा, आप जैसी हैश वैल्यू देंगे वो फौरन से आपको निकाल के दे देगा, क्योंकि ये पाइथन का बिल्ट इन सिस्टम है, पूरा मैकेनिज्म। ठीक है। ये चीज सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई तो काइंडली बता दे। अच्छा, अब हम चलते हैं कोड की तरह। अच्छा, कोड में मैं ना आपको प्रॉपरली सेक्शन वाइज बता देता हूँ कि कोड मेरे हाथ में लिखा है। तो एक second। हमजा टाइम लिया, थोड़ा सा पास करना इसको। 6 मिनट। हाँ, मैं इजीली बस निकाल। अच्छा, अब कोड का सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे अब सबसे पहले मेरा टेक्स्ट में मैंने नाम लिखा हुआ है हमजा, एंड हैश वैल्यू उसको लिखी है इक्वल्स टू हैश टेक्स्ट। अब पहला पार्ट हमारे पास ये वाला है जो अभी हमजा भाई ने ओपन कर रखा है। ठीक है। अब इसको अगर आप रन करेंगे, आप रन कीजिएगा हमजा भाई। अच्छा, अब यहाँ पे ऊपर देखो, पहले CLS कर लेना ताकि सारा हट जाए। अब ऊपर देखो, ओरिजिनल टेक्स्ट मेरा आ रहा है हमजा,
उसकी हैश वैल्यू क्या आ रही है, नंबरिंग में आ रही है। अब अच्छा एक चीज ये भी याद रखिएगा, आप ऐसा ना हो कि आप अपने लैपटॉप में हमजा लिख के और फिर उसकी हैश वैल्यू कुछ और आ जाए, आप कहेंगे ये तो कुछ और आ गया। तो हैश वैल्यू हमेशा जो है ना रैंडम दी जाती है, ये कुछ भी दे सकता है, ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल हैश का फंक्शन इसके साथ अटैच कर दिया। तो सब बढ़िया है, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे मैंने हैश का दे दिए, तो यहाँ पे हैश वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। अब सेकंड सिनेरियो की तरफ हम चलते हैं, नीचे नोट कीजिएगा। दानियाल हाशिम, दानियाल भैया, और 2 मिनट दानियाल। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे टाइम कम रह गया। अच्छा अब देख, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेकंड सिनेरियो में मैंने एक हैशलिप मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। तो हैशलिप अब हमारे पास ये क्या चीज है, हैशलिप, ये एक सिक्योर मॉड्यूल है पाइथन का, जो कि हमारे पास हैशिंग सिस्टम पर ही काम करता है, मैकेनिज्म पर वर्क कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने हमजा लिखा है, हमजा स्ट्रिंग SHA-256 एल्गोरिथम से हैश किया है। अब ये क्या है, ये हमारे पास एक एल्गोरिथम सिस्टम है जो इस हैश को कंट्रोल कर रहा होता है बैकग्राउंड पर। अब जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का होगा, उनको ये एल्गोरिथम से ज्यादा आइडिया होगा। मैं खुद सेकंड ईयर का हूँ, तो एल्गोरिथम्स मैंने इतने पढ़े नहीं है, बस इस कॉन्सेप्ट के लिए मैंने सिर्फ 2 एल्गोरिथम्स ही पढ़े हैं, SHA-256 एंड नीचे MD5 के नाम से एक आएगा रेडिएशन के टाइम पर, तो वो दोनों, ठीक है। अब ऊपर कीजिएगा। अच्छा अब ये क्या करेगा, 2 SHA-256 एल्गोरिथम अगर आप इसको रन करोगे, तो ये आपको जो है ना 64 कैरेक्टर्स का हेक्साडेसिमल में हैश वैल्यू दे देगा। तो आउटपुट आया, अब देखिए ऊपर ओरिजिनल टेक्स्ट है हमजा, नीचे आपके पास 64 कैरेक्टर्स में हेक्साडेसिमल में आपके पास वैल्यू आ गई। यहाँ पे मैंने लिखा भी है SHA-256 हैश, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, SHA-256 एल्गोरिथम समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा अब इसमें एक और चीज मैं इंक्लूड कर देता हूँ कि 64 क्या, 64 कैरेक्टर्स हेक्साडेसिमल, ये आपको खुद ही ऑटोमेटिक फिक्स्ड जो है हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स दे देगा 64। किसी भी आप हमजा की जगह कुछ और लिख देंगे तो ये आपको कुछ और वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अच्छा आप नीचे आइएगा, रिहैशिंग पर अब हम आते हैं, जहाँ पे हमने MD5 एल्गोरिथम का यूज किया है। टाइम कितना रह गया ये देखो। अच्छा 2 मिनट्स रह गए, 1 मिनट रह गया। नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे इसको। सेशन में रिहैशिंग करवाते हैं, ठीक है। आप लोग, मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो ज्वाइन करें। अल्लाह हाफिज़।